तो फिर पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशन थे, किस-किस को ईरान ने माना है, किस-किस को अमेरिका ने कंसीडर किया। लेकिन इस वक्त के लिए ये बड़ी खबर है और विदेश नीति का फेल्योर है तो ये तभी बेहतर हो सकता है जब देश के प्रधानमंत्री इस पर सोचे और जिनको उन्होंने विदेश मंत्रालय का जिम्मा दिया है उनके कार्यों की समीक्षा करें, मूल्यांकन करें कि वो विदेश मंत्रालय के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। संवेदना का हम क्या करेंगे? निर्दोष नागरिक मारे गए, उनकी सुरक्षा की जवाबदेही अमेरिका की नहीं थी, उनकी सुरक्षा की जवाबदेही भारत की थी, भारत सरकार की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि अभी हम जानते हैं कि जब हम विश्व की बात करते हैं, पहले हमको लगता था कि हमारे घर में अगर कोई समस्या नहीं हो रही है तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी जो दुनिया भर में विश्व में जिस तरह के युद्ध की स्थिति हमने देखी है, उससे हमने ये भी समझा कि किस तरह से अगर हमारे अड़ोस पड़ोस के देश में अगर अशांति व्याप्त है तो उससे हमारे ऊपर या पूरे विश्व के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। कई दिनों से चल रहे युद्ध से हम सभी परिचित हैं और हम सभी इस बात की प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस युद्ध पर विराम लगे। जहां अमेरिका ने इसको अपनी ईगो की लड़ाई बना ली थी, ईरान भी बिल्कुल डट कर खड़ा था। तो अब कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट समझ में आ रही है कि शायद अब जा कर के इस युद्ध में कुछ विराम लगेगा। क्या है पूरा मामला, इस बारे में विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने पत्रकार अमिताभ भूषण जी। अमिताभ भूषण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्या है दुनिया भर की स्थिति? ये जो युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान ने जो बिल्कुल शान की, ईगो की लड़ाई रच दी थी एक तरह से, अब क्या सुगबुगाहट जो चल रही है उससे क्या हम मायने निकाल सकते हैं? जी, आज तड़के सुबह एक अच्छी खबर आई है और ईरान की जो सुरक्षा मामलों की सर्वोच्च समिति है उसने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि हम युद्ध को तत्काल विराम की तरफ ले जा रहे हैं, अभी के लिए और हमेशा के लिए। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे जो सर्वोच्च नेता अभी के लिए, हमेशा के लिए या 60 दिनों? नहीं, उन्होंने अपने विज्ञप्ति में कहा है अभी के लिए, हमेशा के लिए। और इसकी औपचारिक घोषणा का जिक्र आगे वो करते हैं कि 19 तारीख को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में अमेरिका के साथ जब टेबल पर बैठेंगे और वहाँ जब हमारे बीच डील साइन होगी तो फिर पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशन थे, किस-किस को ईरान ने माना है, किस-किस को अमेरिका ने कंसीडर किया। लेकिन इस वक्त के लिए ये बड़ी खबर है और जैसे ही ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता के बलिदान का जिक्र करते हुए ये कहा कि हमने बदला ले लिया है अमेरिका से और अब हम नाकेबंदी हटा रहे हैं और आज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो रास्ता है उसको हम दुनिया के लिए खोल रहे हैं। उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया है, एक्स पर उन्होंने ये बताया है कि ईरान के साथ हमारी बातचीत हो गई है, 19 जून को हम वो दस्तखत करेंगे। फिलहाल ये है कि अमेरिका भी, चूँकि ईरान ने ये कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो खोल रहा है, तो हम भी अपने नेवी को वहाँ से वापस बुला रहे हैं। जी। ये तो आपने बताई कि चलिए ये बात सुन कर के जो है लोगों के बीच एक राहत जो है वो महसूस हुई होगी। लेकिन हम देख रहे थे कि 2-3 दिनों से विश्व में और हमारे देश में एक अलग तरह का तनाव बना हुआ था, क्योंकि जहाज़ों में आक्रमण हो रहे थे, उसमें भारतीय मारे जा रहे थे और कहीं ना कहीं भारतीय प्रधानमंत्री की चुप्पी सबको बड़ी खल रही थी। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातों से थोड़ा सा मरहम तो लगा था जो हम सुनने वाले लोग हैं उनको। इसके बारे में अगर आप देखिए, विदेश मंत्री का आपने जिक्र किया है, भारत के इतिहास के सबसे कमतर और कमज़ोर विदेश मंत्री का जब भी जिक्र होगा तो जयशंकर का नाम सबसे ऊपर आएगा। क्योंकि आप देखिए कि जयशंकर के कार्यकाल की उपलब्धि क्या है। विदेश मामलों में हमारी नीति इतनी ढुलमुल हो गई, अमेरिका के सामने जो दशा है वो पहली बार नहीं है। अमेरिका हमारे 3 जहाज़ों के ऊपर एक के बाद एक लगातार पिछले 4 दिन में 3 जहाज़ पर उसने हमला किया, हमारे लोग मारे गए। और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जब मार्को रूबियो को फ़ोन करते हैं तो रूबियो उनको कहते हैं कि अमेरिकी निर्देशों का आप उल्लंघन करेंगे तो आपके साथ ये होगा। ये जवाब था। इससे पहले भी आप देखिए रूबियो ने जिस तरीके का व्यवहार भारत में किया था, जयशंकर की उपस्थिति में उसने अमेरिका को लेकर ग्रेट अमेरिका की बात कही थी, वो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन भारत को लेकर जो उसका नज़रिया था, जिस तरीके से उसने भारत को डाउन करके दिखाया था, कहा था कि भाई भारत उस रूप में अपने आप को दिखाने की कोशिश न करे जिस रूप में अमेरिका है, तो उस पर जो हमारी चुप्पी थी। आप आस पड़ोस में भी देख लें, अभी केवल अमेरिका की ही बात नहीं, भारत के पड़ोस को देख लें। नेपाल से शुरू करिए, नेपाल से लेकर के आप पहुंच जाइए बांग्लादेश, बांग्लादेश से आप पहुंच जाइए वर्मा, म्यांमार और आसपास के सारे इलाकों को आप देख लीजिए। एक के बाद एक हमारे पड़ोसी, पहले एक पाकिस्तान के साथ हमारी परिस्थिति जो थी वो सार्वजनिक थी, दिखाई देती कि एक शत्रु देश के तौर पर, लेकिन आसपास के तमाम देशों के साथ कन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए जो हमारे पड़ोसी थे। और उसके साथ साथ जिस तरीके से इजराइल, ईरान के साथ हम जहां खड़े हुए हैं वो परिस्थिति भारत के लिए, आप देखिए कि यही ईरान एक समय में, आप देखिए कि भारत को उधार तेल दिया करता था।
आज की परिस्थिति क्या हो गई है, वहाँ के सर्वोच्च काउंसिल जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि भारत के लोगों के प्रति हमारी चिंता है, भारत के सरकार का जिक्र नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपने विदेश नीति के भीतर जयशंकर के दौर में भारत की जो विदेश नीति है उसका ऐसा स्वरूप बन गया कि जिसमें हमारे पुराने मित्र भी हमसे छूटते चले गए, नए मित्र को हम जोड़ नहीं पाए। और जिस अमेरिका के लिए हम जा कर के अमेरिका के भीतर कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप आए दिन भारत के प्रधानमंत्री को लांछित करता है, भारत के प्रधानमंत्री के जरिए भारत को लांछित करता है और भारत के हितों पर आघात कर रहा है। और हमारी विदेश नीति भी चुप है और हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने का जिक्र होता है, लेकिन एक बार भी हमारे नाविक की मौत हो गई, हमारे जहाज जला दिए गए और एक शब्द हमारे तरफ से नहीं है। और विदेश मंत्री फ़ोन करके कोरम पूरा कर रहे हैं और उधर से मार्को रूबियो उनको जवाब दे रहे हैं और ये चुप हो जाते हैं। क्या किया जाना चाहिए? देखिए, विदेश नीति जो है, जब विदेश नीति को आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ लेती है ना, आप लोगों को संदेशा देने लगती हैं, तो विदेश नीति का हश्र इसी तरीके का होता है। विदेश नीति की जब भी बात होगी तो उसमें आपको भारत के हित को आगे रख के चलना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि पुराने रिश्ते, विदेश नीति ऐसी चीज़ नहीं है कि हर दिन आप उसको बदल देंगी, हर दिन आप ढुलमुल कोई रवैया अख्तियार कर लेंगी। हमारा रिश्ता इजराइल के साथ था, लेकिन इजराइल के साथ हमारा रिश्ता था तो ऐसा नहीं है कि बाकी के जो देश इजराइल के साथ जुड़े हुए थे, जिन पर इजराइल ने हमले किए हैं, उन देशों के साथ हमारे रिश्ते ख़राब थे। या ईरान के साथ जो हमारे रिश्ते थे वो ख़राब क्यों हो गए, रूस के साथ हमारे रिश्ते ख़राब क्यों हुए हैं, रूस के साथ तेल कितना खरीदना है, कब कब खरीदना है, ये कोई ट्रंप तय करेगा क्या? और अगर ये ट्रंप तय कर रहा है तो क्या ये विदेश नीति का फेल्योर नहीं है? और विदेश नीति का फेल्योर है तो ये तभी बेहतर हो सकता है जब देश के प्रधानमंत्री इस पर सोचे और जिनको उन्होंने विदेश मंत्रालय का जिम्मा दिया है उनके कार्यों की समीक्षा करें, मूल्यांकन करें कि वो विदेश मंत्रालय के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है। ठीक है। अब क्या लगता है जब ये युद्ध विराम लगेगा तो स्थितियाँ बेहतर होंगी? निश्चित तौर पर न केवल भारत के लिए लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए जो व्यापार हो रहा था, जहाज़ें जहाँ जहाँ खड़ी हैं, जगह जगह अटकी हुई है, उसका असर एक तो हम देख रहे हैं कि तेल पर, गैस पर, लेकिन केवल तेल और गैस पर ही नहीं है, तेल और गैस के अलावा कोयले के ऊपर भी उसका असर था, उसके अलावा जो ज़रूरी रसद हैं उसके ऊपर उसका था, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के ऊपर। तो तमाम तरीके के जो गुड्स रुके हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि दैनिक जीवन में हमारा वास्ता पड़ता है तेल से और गैस से, तो इसलिए उसके लिए पूरी दुनिया में हलचल थी। उसकी वजह से जो महंगाई की स्थिति बढ़ी है, उसके सूचकांक में वृद्धि लगातार हो रही है, उसका भी एक बड़ा कारण ये कन्फ्लिक्ट था, ये युद्ध था। तो युद्ध अगर थमेगा तो निश्चित तौर पर महंगाई, दुनिया भर के लिए महंगाई से राहत मिलेगी, भारत के लिए भी मिलेगी। और जो सुचारू तरीके से तेल भारत को मिलना चाहिए वो तेल की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी, गैस की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। जब इसकी आपूर्ति सुचारू होगी तो आप देखिए कि मालवाहक वाहन जितने भी डोमेस्टिक हम यूज़ कर रहे हैं उसकी भी कॉस्टिंग कम होगी। तो जाहिर है कि फल हो, सब्जी हो, तिलहन हो, दलहन हो, तमाम चीज़ों में महंगाई पर सीधा सीधा उसका असर होगा, लोगों की जेब पर उसका असर पड़ेगा और लोग, भारत के आम लोग, दुनिया के आम लोग राहत महसूस करेंगे। तो भारत के पक्ष से तो ये बहुत अच्छी खबर है, दुनिया के लिए भी अच्छी खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर फिर से आते हैं और जिस तरह से कि अभी लगातार 3 दिनों पर हर दिन देख रहे थे कि जहाज़ों पर हमले हो रहे थे। अमेरिका ने कहा कि ईरान करवा रहा है, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हमने नहीं कुछ किया है, अमेरिका की तरफ से हुआ है। अब जब युद्ध विराम की स्थिति आ जाएगी तो जो युद्ध में क्षतिपूर्ति होती है उसके ऊपर बातचीत होती है। लगता है कि भारत के जो नुकसान हुआ है, जो लोग उसमें मारे गए हैं, उनके प्रति अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से या भारतीय सरकार की तरफ से किसी तरह की कुछ संवेदनाएं प्रकट की जाएंगी? नहीं, लेकिन उस संवेदना से होगा क्या? देखिए, अमेरिका ने सीधा सीधा ये कहा है, मार्को रूबियो से जब बात हुई जयशंकर की तो रूबियो ने ये कहा कि भाई अमेरिका के नियम का आप उल्लंघन करेंगे तो कीमत आपको चुकानी होगी, बहुत साफ उसने कहा है। तो ये जो दादागिरी अमेरिका की है और उस दादागिरी के सामने हम चुप हैं, तो ये तो देखिए दिनकर की धरती है। दिनकर कहते थे अन्याय सह चुप बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो भारत को, जो दुनिया में सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया की तीसरी सबसे तेज़ रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, दुनिया में जिसकी धाक बनी मोदी के दौर में, वो देश अगर चुप हो जाए और अमेरिका की इस हरकत पर हम चुप हो जाएं, हमारे विदेश मंत्री मौन धारण कर लें, तो उस संवेदना का हम क्या करेंगे? निर्दोष नागरिक मारे गए, उनकी सुरक्षा की जवाबदेही अमेरिका की नहीं थी, उनकी सुरक्षा की जवाबदेही भारत की थी, भारत के सरकार की थी। लेकिन आप देखिए, ईरान से पहले हमारे पानी के जहाज़ निकले, वहाँ से लेकर के कॉमर्शियल जहाज़ वहाँ से पानी के निकले हैं और कुछ भी नहीं हुआ।
हुआ, अमेरिका ने 3-3 जहाज़ों के साथ, और हम इंतज़ार करते रहे। और अब अमेरिका की तरफ से अगर ये कह भी दिया जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर क्या बोलते हैं, शाम क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो उनकी संवेदना का हम खाक डालेंगे, क्या करेंगे उसका? तो ये तमाम बातें हुई कि किस तरह से जो है अभी वैश्विक जो स्थिति बनी हुई है उसमें जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह से बना हुआ है, उसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत के विदेश मंत्री या हमारे प्रधानमंत्री से किस तरह का रोष है यहाँ के लोगों में, ये साफ साफ जो है बातचीत में झलक कर सामने आया है। तो इसी पॉइंट पर इस चर्चा को यहीं पर देते हैं हम विराम। आगे इस मामले से जो भी अपडेट्स होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। और अमिताभ भूषण जी, आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।